भारत का इकोनॉमी डूबेगा या बचेगा? क्या 1991 जैसा संकट फिर से आएगा? क्या भारत की इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है या फिर सिर्फ डर फैलाया जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी में क्या अच्छा है, क्या खराब है, ये सब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आज जानेंगे कि क्या करना चाहिए ताकि हमारा इकोनॉमी और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और पब्लिक को, हमारे जैसे जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, यही हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल काफ़ी लोगों को आप लोगों ने कहते सुना होगा ना कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड है। तो देखिए, डेड इकोनॉमी है, इसको समझने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले पास्ट में क्या सही में इंडियन इकोनॉमी डेड था, और अगर डेड था तो उसके मुकाबले फ़िलहाल इंडियन इकोनॉमी के हालात कैसे हैं। इससे हम सही से समझ पाएंगे कि क्या सही में इंडियन इकोनॉमी डेड है। तो देखिए, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा 1991 के समय का। वो सही पैरामीटर होगा क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट इंडियन इकोनॉमी डेड हो चुका था। इसको मैं बताता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ उस समय डेड था, ऑलमोस्ट डेड था। देखिए, 1991 से पहले तो इंडिया एज अ कंट्री ना बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्री था, डेवलपमेंट कुछ खास था नहीं, तो उससे पहले का तो डिस्कशन करना ही नहीं है। इनफैक्ट 1991 में भारत एज अ कंट्री दिवालिया होने वाला था। तो क्या अभी उसी तरह का संकट फिर से आया है? देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं पहले। तो 1991 में अगर आप देखेंगे ना, तो हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल पास में आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये है ना कि आपने कहीं से लोन लिया, आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं, इसी को डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। तो इसे हम बीओपी क्राइसिस भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो उस समय हुआ क्या था कि देखिए, फॉरेन एक्सचेंज उस समय अगर आप रिजर्व्स देखते हैं इंडिया का ना, तो सिर्फ 2 से 3 वीक का हमारे पास बचा था। सिर्फ 2 से 3 वीक ही उस पैसे से हम इंपोर्ट कर सकते थे। तो हालात बिल्कुल ख़राब, और उस समय हमें एक्सटर्नल डेट का रीपेमेंट करना था। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारे पास पैसा था नहीं, अगर हम डेट पे नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट कर देते। वहाँ पे गल्फ़ वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस उस समय भी ऊपर थे, फिस्कल डिफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का तो खैर बात ही नहीं करना था, ये सब तो वहाँ डिस्कशन ही नहीं था। रुपी उस समय हमारा ओवर वैल्यूड था। अब आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ओवर वैल्यूड। जी नहीं, ओवर वैल्यूड होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उस समय गवर्नमेंट जो था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी का पालन करता था, अपने अनुसार रेट रखता था, और इनफैक्ट उसके कारण हम जो ग्लोबली बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं थे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। और उस समय लाइसेंस राज हुआ करता था, मतलब कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते थे, जो कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। इसलिए इंडस्ट्री के लिए इंडिया में ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उस समय। जस्ट कुछ एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था, और उससे अभी का आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट उस समय 8-9% हुआ करता था ऑफ जीडीपी, 8 to 9%। और इन्फ्लेशन अगर देखेंगे ना, अगस्त 1991, मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास इन्फ्लेशन। अभी कितना है? अभी ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट हमारा चेक करेंगे तो 4.3% के आसपास ऑफ जीडीपी, ठीक है, 26-27, 4.4-4.3% है हमारा। पहले कितना ज़्यादा था। अभी रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? 3.5% है। उसी तरह से फॉरेक्स अगर आप देखें ना, जो कि एक समय सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का हमारे पास इंपोर्ट कवर कर सकता था, फिलहाल $690 बिलियन है, जो कि 10 to 11 मंथ्स का इंपोर्ट कवर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट का अगर आप चेक करेंगे ना कि भाई कितने महीने का हमारे पास फॉरेक्स रहना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, जो कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन देता है, तो एटलीस्ट बोला जाता है कि 6 to 7 मंथ्स का आपके पास कवर होना चाहिए इंपोर्ट कवर करने का फॉरेक्स। तो हमारे पास तो 10 मंथ्स के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे रुपी का भी देखिए, रुपी उस समय ओवर वैल्यूड था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैंने ऑलरेडी कवर किया। इस समय ये फेयरली वैल्यूड है। यहाँ पे देखिए, 2 चीज़ आगे मैं कवर कर देता हूँ ना, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसके बाद आगे मैं बढ़ूँगा। एक तो बोला जा रहा है ना, रुपी गिर रहा है, गिर रहा है 100। देखिए, रुपी अगर गिर रहा है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 100 भी क्रॉस कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला ये, आगे मैं ये सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आएगा। इससे हमारा क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि भाई इंपोर्ट तो हम ज़्यादा करते हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट,
लेकिन यहाँ सोचना ये है ना कि अगर आपका इंपोर्ट महंगा हो रहा है तो धीरे धीरे आपका इंपोर्ट कम होगा। जो भी चीज़ महंगा हो जाता है ना, आप धीरे धीरे उसका यूज़ कम करने लगते हैं, उसके कारण आपका इंपोर्ट घटने लगेगा। वहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऐसा ही इकोनॉमी काम करता है। उसी तरह से जैसे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्या हो रहा है, फिलहाल गवर्नमेंट्स क्या करी, मैं इस गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स इंडिया में जो है वो यही करता है कि भाई जब प्राइस नीचे गया तो ज़्यादा घटाता नहीं है, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाता है तो ज़्यादा बढ़ाता भी नहीं है। उनको लगता है कि भाई अचानक अगर बढ़ा दिया, क्योंकि आप घटाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर सभी लोग खड़े हो जाएंगे कि यार इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा दिया। इसलिए जनरली इंडिया में गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई अगर घट रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा घटाएगा नहीं, उसी के आसपास रखेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया बढ़ाएगा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ाकर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप सही में पूछे कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात बोलते हैं ना कि नहीं रिफॉर्म्स नहीं हो रहा है इंडिया में, कुछ नहीं हो रहा, तो रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि आप फ्री छोड़ दें, ठीक है। जैसे अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो बिल्कुल सही बात है, आप उसे कम करें, लेकिन जब बढ़ रहा है ना, जैसे 40% 50% बढ़ गया, 140 150 पे भी आपको बेचना होगा। ये होता है रिफॉर्म्स। इसे गवर्नमेंट को भी करना होगा और जनरल पब्लिक को भी ये सब समझना होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट यहाँ पे डरता है कि इस तरह का करेंगे। वही बात है ना कि घटा देंगे तो सही बात है, किसी कोई क्रेडिट नहीं, लेकिन अगर यही अभी 140 150 कर दिया जाए पेट्रोल डीजल का प्राइस, तो फिर कितना प्रॉब्लम हो जाए। गवर्नमेंट को लगा रही अगली बार तो हम इलेक्शन जीती। गवर्नमेंट मोस्टली देखिए पॉलिटिकल पार्टी सभी के लिए एप्लीकेबल है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इलेक्शन जीतना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, तो वो भी देखना पड़ता है। अभी देखिए अब 1991 पे फिर से आता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन भी आगे मैं बताऊँगा। तो देखिए 1991 में क्या हुआ था कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हमें पैसा चाहिए था, गिरवी रख के हमने पैसा लिया। उसके बाद IMF से हमें मदद मांगना पड़ा था कि भाई कुछ पैसा दे दो, हम प्रॉब्लम में हैं। IMF जब भी मदद करता है तो वो बोलता है इकोनॉमी को थोड़ा ओपन अप करो, नहीं तो पैसा नहीं दूंगा। तो इंडिया ने उस समय प्रेशर में आकर इकोनॉमी को ओपन अप किया, ठीक है। उस समय थे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और उस समय डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इन तीनों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। ऑफकोर्स मैं भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट PV नरसिम्हा राव को अगर देखा जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। मजबूरी में किया गया, लेकिन जो भी किया गया उसका इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ा और आने वाले सालों में बहुत बहुत अच्छा रहा इंडियन इकोनॉमी। उसी के कारण क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हुआ क्या था ना कि उस समय जब प्रॉब्लम आया तो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। एक तो रिफॉर्म आया LPG रिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं। LPG रिफॉर्म्स का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे जो लाइसेंस राज हुआ करता था ना, उसे ख़त्म किया गया कि भाई बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं चाहिए, आप बिज़नेस स्टार्ट करो। 1991 से पहले बहुत दिक्कत हुआ करता था। उसके बाद रुपी को डीवैल्यू किया जाने लगा ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे वीक किया। वीक मतलब वही जो अभी इंडिया में फ़िलहाल किया जा रहा है ना, कि छोड़ दिया गया रुपये को कि भाई तुम्हें जितना गिरना है गिरो, अब हम ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वही किया गया, ठीक है। उस समय ऑफकोर्स बहुत अपोजिशन हुआ ना, जो अपोजिशन पार्टीज़ थे कि अरे नेशन को सरेंडर कर दिया गया, बिक गया, देश को बेच दिया गया, या फिर जनता भी उस समय परेशान कि अरे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस समय ये सब हुआ था। अभी जब हाइंडसाइट पे हम देखते हैं ना, तो क्रेडिट देते हैं कि अरे PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस समय का जाकर आप डिटेल्स चेक कीजिए, उस समय ज़्यादातर देखिएगा पूरा निगेटिविटी कह रही है, तो पूरा देश ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को पता है क्या करना है, बट डर से नहीं करता है गवर्नमेंट कि पता नहीं अगले बार उनका सरकार बनेगा कि नहीं। उसी तरह से उस समय FDI खोल दिया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पैसा है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रॉब्लम अंदर, ठीक है, कि अरे देश को बेचा जा रहा है, बाहर की कंपनीज आ रही हैं ना। तो ये सब चल रहा था, ठीक है। उस समय ये सब किया गया, तो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है। सरकार को ऑफकोर्स ये करना पड़ेगा, और एज अ पब्लिक हमें भी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे उस समय हुआ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ कि भाई PSUs को बेचो, इनफिशिएंट है ज़्यादातर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दो, ठीक है। उसी तरह से टैक्स रिफॉर्म्स लाया गया। तो ये सब चीज़ हुआ उस समय ऑफकोर्स जाकर आप अगर उस समय आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, कर ये तो बिल्कुल कंट्री को बर्बाद कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, वेस्ट है। पब्लिक में बहुत ज़्यादा उसका नाराज़गी रहा, लेकिन किया गया। और अभी हम जब उस चीज़ों को देखते हैं ना इतने सालों के बाद, तो हम बोलते हैं अरे क्या काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
तो देखिए यही चीज़ समझना सरकार को भी समझना है और हमें भी समझना है। यही होता है कि उस समय बीजेपी भी अपोजिशन में था ना, उसने भी शुरू में ये सब का अपोज किया था। लेफ्ट पार्टीज जो हैं सबने अपोज किया था कि यार ये सब तो बहुत घटिया काम कर रहे हो, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हो। जीएसटी देखो ना, जीएसटी अभी इस गवर्नमेंट ने लाया, जब कांग्रेस भी ट्राई कर रहा था उस समय अपोजिशन बीजेपी था तो शुरू में तो अपोज ही कर रहा था। तो ये सब आप समझो, देखो जब भी आप इकोनॉमी के बारे में समझना चाहो ना, तो चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, उसको सीरियसली आप ना लें। जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं ना, ठीक है, उसका बात आप सुने, ठीक है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स हैं वेल नोन, या आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है इंडिया के बारे में, फॉरेन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, उसको आप सुनो और उसके आधार पे अपना परसेप्शन बनाओ, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रहा है, कोई छोटा मोटा लीडर इधर उधर का जिसको कुछ पता ही नहीं कि इकोनॉमी होता क्या है, वो भी कुछ भी आकर बोल के चल जा रहा है। इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लें। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना है। अभी जैसे देखिए, अब ये मैं कवर कर देता हूँ, जैसे अभी क्या हो रहा है कि 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ हम लेके चल रहे हैं। पोटेंशियल देखा जाए इंडिया का तो ऑफकोर्स 8 to 9% भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो 8 to 9% के लिए हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले बात देख रहे हैं कि भाई पॉजिटिव क्या चल रहा है और क्या किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव क्या चल रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव है भाई। हाईवे है, रेलवे में काम किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बनाया जा रहा है, पोर्ट बनाया जा रहा है, मेट्रो है, लॉजिस्टिक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका कम होगा, डिलीवरी फास्ट होगा, तो ये सब अच्छा काम चल रहा है। उसी तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम चल रहा है। यूपीआई है, आधार है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पैसा सरकार ने दिया, बीच में ही पूरा ख़त्म, जिसको पैसा दिया गया उस बेचारे को मिला ही नहीं मोस्टली, या मिला भी तो बहुत कम मिला। अब है कि डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो एटलीस्ट पैसा मिल रहा है। जीएसटी है, फास्टैग है, ये सब ये भी ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अब देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग मैं बोलूँगा मिक्स्ड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह का उम्मीद था अभी तक तो उस तरह का बेनिफिट नहीं मिला है। कोशिश किया जा रहा है लेकिन रिज़ल्ट देखें तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। यहाँ पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स आप देख लें, जीएसटी बहुत पॉजिटिव रहा, लेकिन अगेन जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह का नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बचे हुए हैं। होपफुली आने वाले फ्यूचर में वहाँ पे कुछ काम होगा। उसी तरह से एक और पॉजिटिव क्या, इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ भी टाइमलाइन ज़्यादा है, डिले है, तो यहाँ भी और भी ज़्यादा चेंजेस लाने होंगे। उसके बाद फिस्कल अगर आप डिसिप्लिन रखें तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट देखें या फिर फिस्कल डिफिसिट देखें, यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट आया है पहले के मुकाबले। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, फ्रीबीज़। डेमोक्रेसी है, देखिए बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसको आपको हेल्प करना पड़ेगा ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रीबीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि वैसे लोगों को भी फ्रीबीज़ मिल रहा है जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। जिसको ज़रूरत नहीं एटलीस्ट उसको आप नहीं दो, जिसको ज़रूरत हो उसको दो, उसमें कहीं कोई डेमोक्रेसी है ना, बिल्कुल। जिसको खाने का भी नहीं उसको तो आपको देना पड़ेगा ना, कोई भूखे नहीं मर सकता है यहाँ पे। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसको भी आप दे रहे हो तो ये तो इनएफिशिएंसी ला रहा है ना, तो इसमें चेंजेस लाना। अब जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। जो हम इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र ना, तो इंपोर्ट का जो कॉस्ट होता है उसका 10 to 15% पे हम फार्मर्स को देते हैं। 10 to 15% सिर्फ हम चार्ज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सारे फार्मर्स को देते हैं, उसमें से काफ़ी सारे फार्मर्स बड़े फार्मर्स भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। अगेन इफ़िशियंसी भाई, देखिए अगर कोई बहुत छोटा फार्मर है उसको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप हेल्प करें, सरकार को मदद करना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगेन यूनिवर्सली आप सबको दे रहे हैं तब तो प्रॉब्लम है ना। यही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा और जनरल पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। उसी तरह से कुछ समय पहले सरकार ने कानून लाया था ना, कृषि कानून, जिसको बोला जाता है ना 3 काले कानून उसमें था कि भाई जो एग्रीकल्चर उसे मिडिल मैन को हटा दिया जाए ताकि फार्मर्स को उससे बेनिफिट मिले। वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछें कि वो जो आया था रिफॉर्म्स कैसा था, पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं, आप इकोनॉमिस्ट्स का व्यू इस पे जाने तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता। लेकिन अगेन उस पर अपोजिशन हुआ, सरकार को लगा कि नहीं ये तो हमारे सरकार को, मतलब हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम होगा, उसे वापस कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा और ये सोच कर करना पड़ेगा कि भाई किया तो हो सकता है शायद हमारा सरकार ना बचे, लेकिन हाँ देश के लिए वो
बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ना बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात करें कि और क्या क्या किया जा सकता है, तो जैसे लेबर रिफॉर्म्स, देखिए बाहर क्या है ना, जैसे हम लोग बहुत ईजिली कंपेयर कर देते हैं, चाइना में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है भाई, वो उस या फिर यूएस ना, जैसे यूएस जैसा हम बनना चाहते हैं, वहाँ पे क्या है ना कि हायर किया और जॉब से निकाला तुरंत, कहीं कोई इफ़ बट नहीं होता। इंडिया में आप नहीं कर सकते हो वो सब। इसी को बोलते हैं लेबर, जो लेबर लॉज है उसको सिंपल करना पड़ेगा, जो हायरिंग फायरिंग को आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात सही है कि भाई यूएस से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यूएस में तो है कि ठीक है, जॉब से आपको तुरंत निकाला, दूसरा जॉब मिल जाता है तुरंत। तो देखिए वो प्रोसेस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आप ये करोगे नहीं, बाहर की ज़्यादातर कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज़ इंडिया में आएंगी ही नहीं। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो वो कंपनीज आएंगी, तब तो ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, तब तो एक जॉब से निकाला जाएगा तो दूसरा जॉब मिलेगा। आप उस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं होने दे रहे हो तो आपको कहाँ से होगा। ठीक है, आप इसी में फंसे रहोगे हमेशा। उसी तरह से लैंड रिफॉर्म्स, ज़्यादातर जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटल किया जाए, एक्विजिशन जो मैकेनिज्म है उसको फास्टर किया। अब कोई कंपनी सेटअप करना चाह रही है अपना फैक्ट्री, तो तुरंत लैंड मिलना चाहिए, वहाँ पे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे रिजॉल्व तुरंत करना है। यही सब तो प्रॉब्लम है। एक बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, जुडिशियल रिफॉर्म्स ना, खासकर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, ये सब सालों तक चलते हैं। तो इसका रिजोल्यूशन कुछ निकालना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स वही है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ये सब को ज़्यादा तेज़ी से करना है तो आपको ये रिफॉर्म करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, जो इनफिशिएंट कंपनीज, प्राइवेट करो उसको आप, ऑफकोर्स अपोजिशन होगा, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आपको करना होगा। देश के लिए अच्छा वही है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स आपको करना होगा। अभी रिसेंटली ना पेपर लीक का इशू आया, भाई ये जो कर रहे हैं उसको मिनिमम 10 to 20 ईयर्स का पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, मिनिमम। ठीक है, इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है। एक तो मतलब नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी ने गलती से किया ये सब, तो मिनिमम 10 to 20 ईयर्स का पनिशमेंट हमें करना चाहिए, तब जाकर ये सब चीज़ सुधरेगा। तो ये करना पड़ेगा ना, इंडस्ट्री लेवल पे स्किलिंग करना पड़ेगा, स्कूल का क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम डेमोग्राफी बोलते हैं ना, डिविडेंड, अगर हमने सही से लोगों को पढ़ाया नहीं, उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो ये डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा आने वाले सालों में। हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर को आप सुधारो, इंश्योरेंस को और ज़्यादा अच्छा करो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ध्यान रखो। बहुत सारे चीज़ हैं। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, जो 3 काले कानून थे, फिर से लाओ आप। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा व्यवस्था करके लाओ कि अपोजिशन होने के बाद भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको कैपिटल एलोकेशन का ध्यान रखना है। हमारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना, ज़्यादा डेवलप नहीं है। बाहर के कंट्रीज़ में जाकर देखें, बहुत बड़ा उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कंपनीज़ हैं वहाँ से आसानी से पैसा रेस कर सकें। छोटी छोटी कंपनीज़ भी वहाँ से पैसा रेस कर सकें, क्योंकि कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए होता है। या फिर रीट्स हो गया, इनविट्स हो गया, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे भी एक सिंगल विंडो हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी निकल गया, स्टेट गवर्नमेंट का भी निकल गया। अभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जाके फंस गया। ठीक है, तो ये सब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ फॉरेक्स नहीं है, अरे टूरिज़्म को बढ़ावा दो। अगर इंडिया में क्या नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप टूरिज़्म को सही से बढ़ावा दोगे तो एक तो इंडिया के जो लोग हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सारा कुछ इंडिया में है। और प्लस बाहर के भी काफ़ी लोग इंडिया में आएंगे, वहाँ से आपको फॉरेक्स का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, US डॉलर्स का। ये सब ध्यान में रखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। देखिए रियलिटी क्या है कि भाई लेबर रिफॉर्म्स कैसे करें उसके बाद फार्म रिफॉर्म्स कैसे करें, ठीक है, सब्सिडी जो इतना ज़्यादा दे रहे हैं कैसे कम करें, हमारा वोट ख़त्म हो जाएगा, अगले बार हमारा सरकार ही नहीं आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, सरकार को भी समझना होगा और हमारे जैसे जनरल पब्लिक को भी समझना होगा। ये सब जो कुछ भी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल सही बात है, पेन होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पेन होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है 1991 का रिफॉर्म्स। उस समय के अगर कोई लोग हैं उनसे आप पूछिएगा, उस समय बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ था इन चीज़ों का, लेकिन अभी जाकर देखेंगे कि अरे कितना अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया गया। वही चीज़ है, तो सरकार को हिम्मत करके ये सब करना होगा और करने के बाद जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे उसको झेलना होगा। और एज अ जनरल पब्लिक हमें भी
इन चीज़ों को समझना होगा, ताकि सरकार को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि पब्लिक ये सब चीज़ें समझती हैं, और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, शॉर्ट टर्म का पेन होगा तो पब्लिक उसे झेल लेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इसमें जो भी मैंने कमेंट्स किए हैं या फिर डिस्कशंस किए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है या कमेंट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उनको भी कवर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।